बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने डाटा सेंटर्स के बारे में पढ़ा था कुछ, कि डाटा सेंटर बेसिकली क्या होते हैं। डाटा सेंटर्स जो हैं उनके अंदर किस टाइप के रिसोर्सेज, किस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं, और हम अपना जो भी वहाँ पे रिसोर्सेज, जो भी वहाँ पे सर्वर्स या कंप्यूटर्स वगैरह पड़े होते हैं, इंस्टॉल या कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, उनको हम रिमोटली किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में पढ़ा था कि इस डाटा सेंटर हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन होती है। उसके अलावा फ़िज़िकल जो है उसकी एक्सेस, उसको हम फिज़िकल कैसे एक्सेस कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी, या अगर कोई कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर या किसी भी वजह से हमने उस जगह को कैसे एक्सेस करना है। उसके अलावा लोकेशन कंसिडरेशंस को देखा था कि डाटा सेंटर्स बनाते हुए या इस तरह की कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जिसको हम किसी भी जगह पे स्टोर करते हैं, तो उसको रखने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए हमें जो जगह का तयन है कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो जो अपने माइंड में रखनी चाहिए। तो इसी तरह हमने डाटा सेंटर्स के बारे में भी कुछ लोकेशन कंसिडरेशन देखी थी कि ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे मतलब इजी टू एक्सेस हो, उसको बाय रोड भी आप उस चीज़ को एक्सेस कर सकें इजीली, या किसी भी तरीके से उस तक जो है वो आप जल्दी से पहुंच सकें जब भी कोई इमरजेंसी होती है। और स्पेसिफिकली ऐसी जगहों पे डाटा सेंटर्स वगैरह नहीं बनाए जाते जहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर ज़्यादा होते हैं, जैसे अर्थक्वेक, ज़लज़ला जो है जिन इलाकों में ज़्यादा आता है। आपको पता है कि जापान में जो है ना वो अर्थक्वेक, ज़लज़ला जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो उस ऐसी जगहों पे डाटा सेंटर्स वगैरह नहीं बनाए जाते ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। उसके अलावा फ़िज़िकल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ चीज़ें देखी थी कि आपके डाटा सेंटर्स में जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की अगर आप नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क ट्रैफिक की बात करें, तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। उसको आपने माइंड में रखना होता है। आप चाहे जितनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर लें, जितना अच्छा एक रिलायबल एनवायरनमेंट जो है वो अपने कस्टमर्स को, अपने एंड यूज़र्स को दे लें, जब तक आप उसे सिक्योर नहीं बनाएंगे, जब तक आप उनका एक वो ट्रस्ट नहीं होगा आपके नेटवर्क पे, तो तब तक वो वाला उस नेटवर्क का या उस पूरे के पूरे जो डाटा सेंटर या जो भी चीज़ आपने बनाई उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। व्हाट्सएप के एग्जांपल ही ले लें। आप में से मतलब कि पूरी दुनिया में मतलब मिलियन ट्रिलियंस लोग जो है वो व्हाट्सएप जो एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की, उसको यूज़ कर रहे हैं। तो किस वजह से यूज़ कर रहे हैं? अब हर बंदे का वहाँ पे मतलब कम्युनिकेशन होती है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है, या कम्युनिकेशन वगैरह, वो भी आप वहाँ पे शेयर करते हैं। ठीक है, वो किस भी यहाँ पे करते हैं आपको ट्रस्ट है उस एप्लीकेशन पे, या जो भी आप बातचीत करते हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या जो भी है, एक दूसरे बातचीत करते हैं, आपको इस चीज़ पे मतलब कोई एक ट्रस्ट है तो ही आप उसके थ्रू जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन या आपका जो भी बातचीत आप वहाँ पे करते हैं, अगर वो वाला डाटा लीक हो जाता है, तो आप दूसरी बार उस पर कभी भी वो जो है वो डाटा को सेंड नहीं करेंगे, या कोई भी कम्युनिकेशन, वॉइस नोट या टेक्स्ट मैसेज, इस तरह का कोई भी अपना जो पर्सनल डाटा है, स्पेशली पिक्चर्स वगैरह, वो सेंड नहीं करेंगे। तो नेटवर्क को ज़्यादा जो है ना वो सिक्योर बनाने के लिए भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरत होती हैं। इसी तरह डाटा सेंटर्स की सिक्योरिटी के लिए हमने बात की थी सिक्योरिटी कैमरास की, कि आप जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं मेनली वहाँ पे सिक्योरिटी कैमरास को कॉन्फ़िगर्ड और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आपको पता चले जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे, उन तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ को आप मॉनिटर कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने पीछे स्लाइड के अंदर पढ़ी थी। आज यहीं से हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल सिक्योरिटी सर्विलियंस के। फिजिकल सिक्योरिटी सर्विलेंस के अंदर क्या आपके कैमराज आते हैं, क्लोज सर्किट वीडियोस, मतलब कि आपके रियल टाइम के ऊपर कैमराज जो है वहाँ पे लगे होते हैं। जो भी आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे आपको पता चल रहा होता है। जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है डायरेक्टली आपके कंप्यूटर्स के ऊपर, आपके सर्वर्स के ऊपर जा रही होती है, और उनको तमाम की तमाम होने वाली डाटा सेंटर के अंदर एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जा रहा होता है। जो आपके गेट्स होते हैं, बाहर एंट्री पॉइंट्स होते हैं, मेन जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे भी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जगह पे जो कैमराज वगैरह वो नस्ब होते हैं। उसके अलावा जो आपके सर्वर रूम्स होते हैं वहाँ पे भी कुछ कैमराज वगैरह और मोशन डिटेक्टर्स, इस तरह की कुछ जो सेंसर्स वगैरह हैं वो लगाए जाते हैं, ताकि किसी भी जो इलीगल एक्टिविटी है या डिस्टर्ब करने वाली कोई भी एक्टिविटी है उसको मॉनिटर किया जा सके। अच्छा, उसके अलावा पावर। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें। जी, की हुई है रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अच्छा, उसके अलावा पावर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक फैक्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है आपके डाटा सेंटर के अंदर। क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ को ऑन करने के लिए आपको पावर तो लाजमी चाहिए होगी, चाहे वो आपके कंप्यूटर इक्विपमेंट्स हों, चाहे वो आपके क्लाइंट सिस्टम्स हों, कंप्यूटर मोबाइल डिवाइसेस हों, कोई भी चीज़ हो, लाइट्स वगैरह। और उसके अलावा
हीटिंग और वेंटिलेशन सिस्टम के लिए आपके पास डिफरेंट तरह के फ़ैन्स जो हैं वो चल रहे होते हैं, वहाँ पे कूलिंग फ़ैन चल रहे होते हैं आपके इक्विपमेंट्स को ठंडा करने के लिए। तो इन तमाम चीज़ों को चलाने के लिए, इन तमाम चीज़ों को यूज़ करने के लिए पावर जो है वो लाजमी होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी कंप्यूटर इक्विपमेंट्स के लिए पावर चाहिए होती है, बिल्कुल। उसके अलावा हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग के लिए भी आपको पावर चाहिए होती है, आपको डिफरेंट तरह के जो चिलर्स हैं वो चलाने के लिए, एसी वगैरह चलाने के लिए भी पावर चाहिए होती है, लाइटनिंग के लिए भी आपको पावर चाहिए होती है, सिक्योरिटी के लिए भी। अच्छा, यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए भी आपको पावर चाहिए होती है, इसका पावर से क्या अलग है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी के लिए पावर उन्होंने लिखा है? मतलब बाकी चीज़ें तो समझ सर आ रही है। कैमरास पे एग्जैक्टली, वो कैमरास को चलाने के लिए देखिए सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जा रही है, कैमरास के थ्रू। आपने डिफरेंट तरह के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे कैमरास वगैरह लगाए हुए हैं, तो उन कैमरास को चलाने के लिए, उन्हें ऑन करने के लिए भी पावर चाहिए होगी। अगर पावर नहीं होगी तो कैमरास ऑन नहीं होंगे, और अगर वो ऑन नहीं होंगे तो आप किसी भी एक्टिविटी को मॉनिटर नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सिक्योरिटी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, पहले टाइम में आपने देखा था कि कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, जब अपने घर में एक पर्सनल कंप्यूटर या पीसी जो है उसे जब आप ऑन करते हैं तो एक बहुत बड़ा झटका लगता है लाइट को, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो पावर सप्लाई होती है काफ़ी जो है वो पावर कंज्यूमकारी होती है। उसकी निस्बत अगर आप देखें, अब जो काम कंप्यूटर करता था वही काम आपके मोबाइल डिवाइसेस कर रही हैं, छोटी छोटी। कितने वोल्टेज लेते हैं मैक्सिमम? इसकी जो बैटरी होती है वो मैक्सिमम 3 या 4 वोल्ट लेती है, ठीक है। चार्ज होते हुए जब आप मोबाइल को चार्ज पे लगाते हैं 3 या 4 वोल्ट लेती है। कहाँ पे वो 3-4 वोल्ट, कहाँ पे 220 वोल्टेज। तो टेक्नोलॉजी जब एडवांस होती है तो उसके साथ काफ़ी सारा जो है वो डिफरेंस आ जाता है, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है चीज़ों में। अच्छा जी, उसके अलावा पावर के अंदर आपके पास कुछ फ्यूज़ बॉक्स होते हैं, कुछ स्विचेस होते हैं। अक्सर जगह पे आपने देखा होगा फ्यूज़ लगे होते हैं, फ्यूज़ बॉक्स लगे होते हैं। अक्सर जगह पे आपने देखा होगा ब्रेकर लगे होते हैं। फ्यूज़ भी ऐसा लगाया होता है, इतना बारीक लगा होता है कि अगर आगे जो भी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है डाटा सेंटर या आपके घरों में मोस्टली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या लाइट वगैरह चल रही होती है, जब कोई भी चीज़ शॉर्ट होती है, दो वायर्स आपस में कनेक्ट होती हैं आगे, या इस तरह का कोई भी जो है शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है, तो वो फ्यूज़ उड़ जाता है पीछे से। वो इतना बारीक लगाया, अगर आप वो ज़्यादा मोटी तार लगाएंगे तो वो क्या होगा, वो फ्यूज़ उड़ेगा नहीं और आगे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनका नुकसान होगा ज़्यादा। तो फ्यूज़ बॉक्सेस वो आप लगाते हैं। उसके अलावा आप ब्रेकर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो नेटवर्किंग इक्विपमेंट बिल्डिंग सिस्टम्स के अंदर आती हैं। उसके अलावा फ्लो लोडिंग, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर्स वगैरह, टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए, कि जो रूम का टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए डिफरेंट तरह के सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं। जिस तरह आपके पास ये एसी वगैरह होते हैं, देखते हैं कि जैसे ही गर्मी में आप एसी चलाते हैं तो टेम्परेचर को सेंस किया जाता है, सेंसर लगे होते हैं डिफरेंट तरह के। तो जैसे ही टेम्परेचर एक खास एक मखसूस हद तक पहुंच जाता है उसके बाद वो एसी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं, और जैसे ही दोबारा से जो टेम्परेचर हाई होता है तो एसी दोबारा से ऑन हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पे इन स्टैंडर्ड्स को देखते हुए चीज़ों को कॉन्फ़िगर और इंस्टॉल किया जाता है। ये सारी थ्योरी है मेरे ख्याल से। कुछ कुछ एक दो चीज़ें या कुछ टेक्निकल टर्म्स जो यहाँ पे लिखी हैं जो समझानी पड़े, अदरवाइज सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को खुद पढ़ने वाली हैं। तो इसलिए मैं मतलब ये साथ साथ आपको दोबारा से करवा रहा हूँ स्लाइड्स, हालांकि आप लोग खुद भी पढ़ के जो है इस चीज़ को समझ सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे मतलब जो आपको समझने, जिस तरह यहाँ पे आप लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। अच्छा, आपके कंप्यूटर इक्विपमेंट्स के अंदर या सर्किट बोर्ड्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि चार्जेबल होते हैं, जिस तरह कैपेसिटर्स हो गए। आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर या आपके जो कंप्यूटर के सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर को ही देख लें, जब आप उसे चलाते हैं तो उसके अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है, उस कैपेसिटर के अंदर एक चार्ज भर जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज सडनली एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर मूव होता है या ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। तो इस तरह के इक्विपमेंट्स जो है उनको भी डिस्चार्ज कर लेना चाहिए। किसी भी तरह की जो रिपेयरिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो उनको रिपेयर करना हो तो इस तरह की। उसके अलावा पावर की जो मेन कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी है? यूपीएस, उसके अलावा लाइन कंडीशनिंग, उसके अलावा सर्ज प्रोटेक्शन। सर्ज प्रोटेक्शन क्या होता है बेसिकली, जब आपके वोल्टेजेस ज़्यादा हाई हो जाते हैं। लेट्स सपोज एक डिवाइस लगी हुई है, उसको वोल्टेज चाहिए ऑपरेट करने के लिए 220, अगर उसको 240 250 तक मैक्सिमम वो जो डिवाइस है वो वोल्टेज को बर्दाश्त कर सकती है। अगर 250 से एक्सीड करेंगे वोल्टेज तो वो डिवाइस लाजमी बात है वो जो जल जाएगी, बर्न आउट हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें या इस तरह के सिस्टम्स भी जो लगे होते हैं यहाँ पे पावर की कैटेगरीज के अंदर, जो इस चीज़ को सेंस करते हैं कि जैसे ही वोल्टेज हाई होने लगे तो वो ब्रेकर स्विच ऑफ हो जाता है, या फिर जो है
उन वोल्टेज को कंट्रोल करके रखता है कि इससे ज़्यादा जो है 220 से ज़्यादा वोल्टेज आगे ना आए। अच्छा जी, उसके अलावा पावर में यूपीएस की जो कैटेगरी है उसकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं यूपीएस में आपको पता है कुछ ऑटोमेटिक स्विच होते हैं। जैसे ही लाइट आती है तो वो जो स्विच लगे होते हैं ऑटोमेटिक स्विच वो उस पर कर जाते हैं, यूपीएस पे चले जाते हैं, दोबारा बैटरीज को चार्ज करने लग जाते हैं। जैसे ही लाइट जाती है वाटर जाती है तो ऑटोमेटिकली जो स्विच ऑन होता है और आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है घर की वो यूपीएस पे कन्वर्ट हो जाती है, मतलब उनको बैटरी से जो है जितनी पावर या करंट वगैरह वो मिलने लग जाता है। उसके अलावा नीचे बैटरीज हैं, फायर कोड वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ लेनी है। ये ऑटोमेटिक जो स्विच है ट्रांसफ़र कर जाता है बैटरी से वाटर से यूपीएस की तरफ या यूपीएस से वाटर की तरफ जो स्विच कर जाता है उसके बारे में लिखा हुआ कुछ, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है। ये यूपीएस जो है ये किन किन चीज़ों के लिए पावर प्रोवाइड करता है, वो जो चीज़ें हमने पीछे पढ़ी कि वेंटिलेशन के लिए जो फैंस वगैरह या कूलिंग सिस्टम के लिए जो फैंस चिलर्स वगैरह लगे होते हैं उनको पावर प्रोवाइड की जाती है। सिक्योरिटी के लिए जो कैमराज लगे होते हैं उनको पावर प्रोवाइड की जाती है। लाइट्स वगैरह के लिए पावर जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ये सारी चीज़ें जो है पावर आउटेज। अच्छा, पावर आउटेज का मतलब है कि जब लाइट चली जाती है कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि यूपीएस की जब बैटरी थोड़ी सी रह जाती है तो वो उसके ऊपर वो छोटा सा सायरन बजने लग जाता है, आवाज़ आने लग जाती है कि अब ये जो है बैटरी ख़त्म होने वाली है, इस तरह की। तो इस तरह के काफ़ी अलार्म सिस्टम्स और स्विचेस वगैरह लगाए जाते हैं जो कि आपको पहले से ही नोटिफाई कर देते, इंडिकेट कर देते हैं कि आपकी जो बैटरी की पावर है कंजप्शन वो ज़्यादा हो गई है या आपका जो यूपीएस है वो बंद होने वाला है। तो पावर आउटेज का अल्टरनेट भी होता है कोई ना कोई। अगर यूपीएस एक है तो वो यूपीएस हो सकता है आपकी लाइट जो है वो 5 घंटे ना आए 10 घंटे ना आए, तो 5 या 10 घंटे एक यूपीएस नहीं चल सकता, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो उसका कोई ना कोई अल्टरनेट होना चाहिए, या एक से ज़्यादा यूपीएस वगैरह है वो इंस्टॉल होने चाहिए, या फिर आपके पास उसका कोई अल्टरनेट जनरेटर वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो वहाँ पे होनी चाहिए। साइज प्रोटेक्शन मैंने आपको पहले बता दिया है, लाइन कंडीशनिंग, फायर सप्रेशन, इन चीज़ों को आप लोगों ने पढ़ लेना है, ये बुलेट पॉइंट्स हैं। अच्छा जी, ये चीज़ रिडंडेंसी क्या होती है, रिडंडेंसी डेटाबेस के अंदर आप लोगों ने पढ़ी होगी, वहाँ पे रिडंडेंसी डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। यहाँ पे रिडंडेंसी जो आपका हार्डवेयर है जो आप यूज़ करेंगे, लाइक आपका सर्वर हो गया, आपके हार्ड ड्राइव्स होंगे, आपके जो है यूपीएस वगैरह हो गए या जनरेटर हो गए जिनकी हमने थोड़ी देर पहले बात की, कि आपके पास वो एक्स्ट्रा पड़े होने चाहिए, आपके पास पैरेलल डिवाइसेस चल रही होनी चाहिए। यूपीएस अगर यूपीएस की बात करें तो वो भी पैरेलल चल रही होनी चाहिए, अगर आप जनरेटर की बात करें तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि जितना भी डाटा होता है वहाँ पे डाटा सेंटर्स में पड़ा हुआ वो बड़ा सेंसिटिव होता है, और आपको आप देखते हैं कि कभी भी आपने गूगल को एक्सेस किया या गूगल का सर्वर का एक्सेस किया तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, वो अगर आपका अपना नेट नहीं चला तो उस वजह से आपको जो है वो सर्वर एक्सेस नहीं कर पाते आप वो, अदरवाइज़ वहाँ से जितनी भी आपको होस्टिंग वगैरह प्रोवाइड की जाए कभी भी वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं बनी। उसकी वजह यही है कि वहाँ पे मतलब मल्टीपल सिस्टम्स या रिडंडेंट सिस्टम जो है वो कॉन्फ़िगर्ड और इंस्टॉल होते हैं, सर्वर्स जो हैं वो भी पैरेलल जो डिस्क लगी होती हैं वहाँ पे हार्ड ड्राइव्स या स्टोरेज स्पेस जितनी भी होती है उन तमाम की तमाम स्टोरेज स्पेसेस को पैरेलल जो है वो कॉन्फ़िगर किया होता है ताकि जो एंड यूज़र्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो किसी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा रैक्स, डिफरेंट तरह के रैक आपने आप अगर कभी बाजार गए हो तो लाइब्रेरी अगर अगर कभी आप गए हो तो डिफरेंट तरह के रैक्स बने होते हैं, रैक के अंदर बुक्स पड़ी होती हैं, तो यहाँ पे भी नेटवर्किंग के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको रखने के लिए उनको कॉन्फ़िगर्ड और इंस्टॉल करने के लिए डिफरेंट तरह के रैक्स बने होते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क जब आप डाटा सेंटर बनाते हैं तो डाटा सेंटर बनाते हुए आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, इन चीज़ों की सिलेक्शन भी ज़रूरी है कि आपके रैक जो हैं वो किस तरह के होने चाहिए, आया कि वो वर्टिकल होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, या किस तरह से अगर हम उन्हें रखेंगे तो वो वाले जो रैक्स के अंदर पड़ी डिवाइसेस वो हीट अप नहीं होंगी, किस स्ट्रक्चर के साथ किन चीज़ों के साथ हम उन्हें रखेंगे तो वो हीट नहीं होंगे, उनके कंटेंट्स किस किस तरह के होने चाहिए, ये भी उन्हीं के बारे में और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, जो रैक वगैरह आप रख रहे हैं उनकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें
आपको अपने डाटा सेंटर्स को बनाते हो या एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हो, ये चीज़ें सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। Power distribution unit connects different sockets into different circuits. Power distribution unit क्या होता है कि एक पूरे का पूरा एक पैनल लगा हुआ है, ठीक है, सॉकेट्स का, या आप दीवार के साथ देखते हैं कि डिफरेंट तरह की एक्सटेंशन लगी होती हैं। तो बजाय हम इनके कि हर पीसी को अलग-अलग से जाके वो पावर दें, आप किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन जो भी लेयर लगी होती है पूरी पूरी एक दीवार के साथ, जितनी भी सर्किट बोर्ड है, जितनी भी एक्सटेंशन लगी होती हैं, उनमें से किसी एक को पावर दे देते हैं, वो पूरी की पूरी जो लाइन है उसके अंदर करंट आ जाता है, और वहाँ उसको यूज़ करके आप डिफरेंट तरह के पीसी या डिफरेंट तरह के जो भी डिवाइसेस आपने लगाई हैं उनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपनी मर्जी से। उस तरह इसके अलावा कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको आपने रैक में रखना होता है, जिस तरह स्विच हो गया, आपका हब हो गया। यहाँ पे अपने कॉलेज की जो लैब है वहाँ पे आपने देखोगे रैक पड़ा होता है बिल्कुल वर्टिकल, उसके अंदर डिफरेंट तरह के स्विच लगे हुए हैं, नीचे उसका पैच पैनल या डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट या जहाँ पे आप करंट वगैरह देते हैं वो लगा हुआ है। तो कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपको रैक के अंदर रखने पड़ते हैं, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपको वैसे रखने होते हैं, जिस तरह कंप्यूटर सिस्टम्स हो गए, ये इस तरह की और भी फायरवॉल्स होगी, हार्डवेयर फायरवॉल्स, वो आप रैक के अंदर नहीं रखते, उन्हें आप किसी ऐसी स्पेस में रखना होता है जहाँ पे हीट वगैरह ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो, या कुछ इतने इक्विपमेंट्स होते हैं कि वो रैक के अंदर नहीं आते, रैक के अंदर ऐसी छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं जैसे स्विच, हब, रोटर वगैरह, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा केबल्स, नेटवर्किंग की जो केबल्स होती हैं उनको आपने इस तरह से अरेंज करना है कि वो इन केस अगर कोई सिस्टम सही तरह से ऑपरेट नहीं कर रहा या कोई केबल एक ख़राब हो गया, आपको दोबारा से उसको रिप्लेस करना है, उसको चेंज करना है, तो आप इजीली उस केबल को वहाँ से उतार के तो दूसरी नई केबल लगा सकें। मतलब वो कंजेस्टेड नहीं होनी चाहिए इतनी कि आप अगर कोई मसला प्रॉब्लम बने तो आप वो केबल ढूंढते ही रहें, हाँ जी कौन सी केबल में मसला था। ठीक है, इस तरह से इस एक तरतीब के साथ के सीक्वेंस के साथ ऐसे लगानी चाहिए कि अगर कोई केबल जो है वो ख़राब हो भी जाती है तो आप इजीली उसे फाइंड आउट करके रिप्लेस कर सकें। रूम केबलिंग किस तरह की होनी चाहिए, केबल्स वगैरह किस तरह की होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ये जो हैं केबल मैनेजमेंट, ये थ्योरी है बिल्कुल, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है, इसमें से जिस चीज़ की समझना है वो आप लोगों ने पूछ लेनी है। ठीक हो गया जी, आज के लिए इतने ही। कल इंशाल्लाह जो है अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर सर्वर एनवायरनमेंट्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पे हमने जितना पढ़ा वो डाटा सेंटर्स के बारे में पढ़ा कि डाटा सेंटर बेसिकली क्या होते हैं, डाटा सेंटर बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का ख्याल रखना है, और सर्वर्स जो हैं वो क्या होते हैं, सर्वर्स को कॉन्फ़िगर करने के लिए, सर्वर्स को परचेज़ करते हुए आप किन किन चीज़ों का और किन किन बातों का ध्यान या किन किन बातों का ख्याल रखना है। ठीक हो गया जी।